आज की कहानी एक गांव जहां हर साल एक बच्चा गायब हो जाता है। यह कहानी उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव की है, जहां खेत बहुत थे, तालाब बहुत थे, पुरानी गलियां बहुत थीं, लेकिन सबसे ज्यादा जो चीज लोगों के दिल में थी वो थी डर। क्योंकि वहां हर साल किसी न किसी घर से एक बच्चा गायब हो जाता था। न कोई खून का निशान, न कोई जबरदस्ती का सबूत। बस एक दिन बच्चा होता था और अगले दिन नहीं होता था, और फिर पूरे गांव में वही पुरानी खामोशी फैल जाती थी, जैसे किसी ने सबकी आवाज ही दबा दी हो। गांव का नाम था हरिहरपुर, और बाहर से देखने पर वो बहुत साधारण लगता था। मिट्टी के घर, कच्ची गलियां, नीम के पेड़, कुएं के पास जमा होते लोग, स्कूल की टूटी दीवारें और शाम को घर लौटते बैलों की घंटियां। लेकिन इस गांव की एक बात बाहर के लोगों को नहीं पता थी। यहाँ पिछले 12 सालों से हर साल एक बच्चा गायब हो रहा था। और अजीब बात यह थी कि यह सब ठीक उसी महीने में होता था जब आषाढ़ की बारिश शुरू होती थी, जब खेतों में पानी भरने लगता था और जब रातें थोड़ी लंबी और भारी लगने लगती थीं। गांव वाले पहले इसे बदनसीबी कहते थे, फिर डर, फिर किसी पुरानी भटकती आत्मा का नाम दे दिया गया। कुछ लोग कहते थे कि गांव के बाहर पुराने कुएं के पास कोई छाया घूमती है। कुछ कहते थे कि तालाब के पास रात में किसी औरत की आवाज आ जाती है, और कुछ बुजुर्ग तो ये तक बोलते थे कि ये गांव किसी पुराने श्राप के नीचे है। लेकिन सच क्या था, ये कोई नहीं जानता था, और जो जानते थे वो खुलकर बोलते नहीं थे। रामधन चौधरी, गांव के सबसे पुराने आदमी, हर साल वही बात दोहराते थे। जब बच्चा गुम हो तो पहले घर के दरवाजे देखना, फिर गांव के बाहर की हवा देखना, और सबसे पहले अपने अंदर का डर देखना। लोग उनकी बात सुनकर चुप हो जाते, क्योंकि रामधन चौधरी ने बहुत कुछ देखा था, लेकिन उन्होंने कभी साफ साफ कुछ नहीं बताया था। बस इतना कहते थे कि गांव की मिट्टी में कुछ ऐसा दफन है जो समय समय पर अपना हिसाब लेने आता है। इसी गांव में रहता था अर्जुन। उम्र कोई 27-28 साल। शहर से पढ़कर लौटा था। चेहरे पर एक तरह की थकान थी, लेकिन आंखों में सवाल बहुत थे। वो अपने बूढ़े पिता की तबीयत खराब होने पर गांव वापस आया था। शुरू में उसका मन गांव में नहीं लगता था। उसे लगता था कि यहाँ लोग बस बातें करते हैं, डराते हैं और पुरानी कहानियों में जीते हैं। लेकिन जब उसने अपने बचपन के दोस्त की छोटी बहन को अचानक गायब होने से पहले आखिरी बार देखा, तब उसे पहली बार लगा कि यहाँ कुछ ऐसा है जो सिर्फ कहानी नहीं हो सकता। उस बच्ची का नाम था नंदिनी। उम्र लगभग 9 साल। बहुत चंचल, बहुत बातूनी और हर किसी की चहेती। वो पिछले हफ्ते तक अर्जुन के घर के सामने वाले नीम के पेड़ के नीचे खेलती थी। कभी कंचे, कभी रस्सी, कभी दूसरी लड़कियों के साथ हंसी मजाक। लेकिन एक शाम वो स्कूल से लौटी, अपनी माँ से पानी मांगा, और फिर पड़ोस की एक औरत को आखिरी बार ये कहते सुना गया कि वो तालाब की तरफ अपनी गेंद लेने जा रही है। उसके बाद नंदिनी वापस नहीं आई। पूरे गांव में शोर मच गया। लोग ढूंढने लगे, तालाब के पास, खेतों में, आम के बाग में, पुराने कुएं के पास, मंदिर के पीछे। लेकिन नंदिनी कहीं नहीं मिली। पुलिस आई, 2-3 जवानों ने पूछताछ की, कुछ पर्चे चिपकाए, फिर लौट गए, और गांव वाले फिर उसी डर में रह गए जिसे वो हर साल झेलते थे। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार अर्जुन ने तय कर लिया था कि वो सिर्फ डर के सहारे नहीं बैठेगा। अर्जुन की मां नहीं थी, वो बचपन में ही चल बसी थी, और उसके पिता गंगाराम एक रिटायर्ड पटवारी थे, जिनकी आंखें कमजोर थीं लेकिन याददाश्त तेज थीं। गंगाराम अपने कमरे में पुरानी फाइलें, जमीन के कागज और गांव के नक्शे संभाल कर रखते थे। अर्जुन ने एक रात उनसे सीधा सवाल पूछ लिया, बाबूजी, ये हर साल बच्चा गायब होने वाली बात सच है या बस गांव की अफवाह है? गंगाराम ने जवाब तुरंत नहीं दिया। उन्होंने अपनी चश्मे की डंडी ठीक की, फिर धीरे से बोले, अफवाह होती तो 12 साल में 12 बच्चे न जाते, किसी घर का चिराग न बुझता, और हर बार गांव का एक आदमी रातों रात बूढ़ा न हो जाता। अर्जुन चुप हो गया। फिर आपने कभी पुलिस को साफ क्यों नहीं बताया? गंगाराम की उंगलियां कांप गईं, क्योंकि जब पहली बार बच्चा गायब हुआ था तब मैंने भी देखा था। जो देखा था
वो इतना आसान नहीं था बोलने के लिए। अर्जुन ने आगे झुककर पूछा, क्या देखा था आपने? गंगाराम ने खिड़की की तरफ देखा। बाहर अंधेरा घना हो चुका था और नीम के पत्ते हवा में सरसर कर रहे थे। फिर उन्होंने बहुत धीमी आवाज में कहा, एक बच्चा अपने घर से निकला था और उसके पीछे कोई नहीं था। फिर भी वो जैसे किसी के पीछे पीछे चला गया हो, जैसे उसे किसी ने बुलाया हो। और सबसे अजीब बात, उसके जाते वक्त गांव के कुत्ते भौंके नहीं, बिल्कुल चुप थे। ये सुनकर अर्जुन की रीढ़ में एक सिहरन दौड़ गई, क्योंकि उसे याद आया नंदिनी के गायब होने वाले दिन भी कुत्ते नहीं भौंके थे। और उसी रात हवा कुछ अलग थी, जैसे गांव की सांसें रुक गई हों। अगले दिन अर्जुन ने खुद जगह जगह जाना शुरू किया। पहले नंदिनी के घर, फिर तालाब, फिर स्कूल, फिर मंदिर। वो बच्चों से बात करता, औरतों से पूछता, बुजुर्गों के सामने चुपचाप बैठकर उनकी बातें सुनता। लेकिन हर जगह उसे अधूरी बातें मिली। हर आदमी कुछ ना कुछ छिपा रहा था, जैसे गांव के लोग सच जानते हुए भी उसे नाम नहीं देना चाहते हों। नंदिनी की मां शांति देवी रो रो कर पागल हो रही थी। मेरा बच्चा मुझे छोड़कर नहीं जा सकता। वो तो घर से बाहर भी अकेली नहीं जाती थी। अर्जुन ने उन्हें भरोसा दिया कि वो ढूंढेगा, लेकिन भीतर से वो खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि ढूंढेगा किसे, बच्ची को या उस वजह को जिसकी वजह से हर साल एक बच्चा जाता था। उसी शाम जब अर्जुन तालाब के पास पहुंचा, वहां उसे एक बहुत पुरानी चीज दिखी। मिट्टी में आधी दबी हुई एक छोटी सी लाल चूड़ी। नंदिनी की मां ने पहचान लिया। उसने कहा कि वो चूड़ी नंदिनी ने गायब होने से एक दिन पहले पहनी थी। अर्जुन ने चूड़ी उठाई और तभी उसके हाथ में एक अजीब ठंडक महसूस हुई, जैसे वो धातु नहीं, किसी और जगह की चीज हो। तालाब के चारों तरफ घना गन्ना था और उसकी एक तरफ पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था, जिसके नीचे अक्सर गांव के लड़के खेला करते थे। लेकिन उस दिन अर्जुन को पेड़ के नीचे कुछ और दिखा। जमीन पर हल्की सी घसीटने की निशान, जैसे किसी ने किसी छोटे बच्चे को नहीं, बल्कि किसी को बहुत धीरे से वहां तक लाकर छोड़ा हो। वो झुका, निशान देखे, फिर पास की मिट्टी में उंगली से छुआ। मिट्टी नम थी, लेकिन वहां कहीं भी तालाब का पानी नहीं पहुंचना चाहिए था। इसका मतलब कुछ और था। कोई वहां रात में आया था और बहुत सावधानी से आया था। उसी समय उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई दी, वो जगह छोड़ दो बेटा। अर्जुन पलटा। सामने रामधन चौधरी खड़े थे, हाथ में लाठी, चेहरा गंभीर और आंखों में अजीब सी बेचैनी। अर्जुन ने पूछा, कौन सी जगह? रामधन ने तालाब की ओर इशारा किया। जहां तुम अभी खड़े हो, वहां पहले भी कोई बच्चा गया था, और उससे पहले भी। बस गांव के लोग भूलते गए या भूलने का नाटक करते गए। अर्जुन ने सीधा सवाल किया, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी चुप क्यों हैं? रामधन कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, क्योंकि हर बार जब हम बोलने की कोशिश करते हैं, गांव में कोई नई मुसीबत आ जाती है। किसी की फसल जलती है, किसी का बच्चा बीमार पड़ता है, किसी की गाय मर जाती है। लोग डर गए कि अगर सच बोला तो नुकसान और बढ़ेगा। अर्जुन को यह सुनकर गुस्सा भी आया और हैरानी भी। तो क्या आप मानते हैं कि यह कोई श्राप है? रामधन ने बहुत धीरे सिर हिलाया। मैं मानता हूं कि गांव में एक पुरानी गलती दबी है और हर साल वो गलती किसी बच्चे से कीमत वसूलती है। अर्जुन ने फिर पूछा, कौन सी गलती? लेकिन रामधन ने जवाब नहीं दिया। वो बस आगे बढ़ गए और जाते जाते इतना बोले, अगर सच जानना है तो गांव के पुराने नक्शे देखो। वो कमरा ढूंढो जो अब किसी घर में नहीं है, और रात के तीसरे पहर किसी को भी अकेले मत जाने देना। अर्जुन वहीं खड़ा रह गया। उसके दिमाग में सवालों की भीड़ थी। कौन सा कमरा, कौन सा नक्शा, और गांव में ऐसा कौन सा घर था जो अब नहीं था? उसने अपने पिता के पुराने कागजों की याद की, और पहली बार उसे लगा कि शायद उसका बचपन भी पूरी तरह साफ नहीं था। शायद वो भी किसी बात का हिस्सा रहा था जिसे सब भूलना चाहते थे। उस रात घर लौटकर अर्जुन ने पिता की अलमारी खोली। पुराने नक्शों के बीच एक पीला पड़ा रजिस्टर मिला, जिस पर धूल जमी थी। उसने पन्ने पलटे
और तभी एक पन्ने पर उसे एक अजीब सा नोट दिखा, आधा मिटा हुआ लेकिन पढ़ा जा सकता था। खाली घर, पुराना कुआं, बच्चा और नाम मत बोलना। अर्जुन का हाथ रुक गया, उसके गले में सूखापन आ गया। उसने फिर से पन्ना देखा और उसी पल उसे बाहर आंगन में किसी बच्चे के चलने की हल्की आवाज सुनाई दी, जैसे नंगे पैर मिट्टी पर धीरे धीरे कदम पड़ रहे हों। वो उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही बाहर आया, आंगन खाली था। सिर्फ नीम की छाया थी, हवा थी और दूर गांव के कुत्तों की वो पहली आवाज जो बहुत देर बाद सुनाई दी थी, और वो भी एक साथ नहीं बल्कि धीरे धीरे, जैसे कोई उन्हें जगा रहा हो। अर्जुन के मन में एक ही बात गूंज रही थी, नंदिनी कहाँ गई? और हर साल गायब होने वाला बच्चा आखिर जाता कहाँ है? वो देर तक आंगन में खड़ा रहा। हवा में वही अजीब सी नमी थी और कुत्तों की आवाज अब फिर से बंद हो चुकी थी, जैसे गांव ने एक बार फिर सांस रोक ली हो। अर्जुन ने जल्दी से दरवाजा बंद किया, लेकिन उसके हाथों में अब भी वही ठंडक थी जो तालाब के पास लाल चूड़ी उठाते वक्त महसूस हुई थी। वो समझ नहीं पा रहा था कि यह डर है या कोई साफ इशारा। उसने रजिस्टर को फिर से खोला और पीले पन्नों को एक एक कर देखने लगा। रजिस्टर कोई आम खाता बही नहीं था। उसमें गांव की जमीन, पुराने मकान, कुछ नाम और कई जगहों पर अलग अलग सालों के नोट लिखे हुए थे। कुछ पन्नों पर तारीख थी, कुछ पर बस घर का नंबर और कहीं कहीं किसी का पूरा नाम। फिर काट दिया गया था, जैसे किसी ने बाद में सब कुछ छिपाने की कोशिश की हो। अर्जुन की नजर एक पन्ने पर अटक गई। उसमें लिखा था, पूर्वी छोर का खाली घर, कुएं के पीछे। उस रात न कोई दिया जले, न कोई नाम लिया जाए। अर्जुन ने सोचा, कौन सा खाली घर? गांव में तो कई टूटे फूटे घर थे, लेकिन पूर्वी छोर वाली जगह उसे याद आई, जहां पहले मिट्ठू लाला का पुराना घर था, जो अब बरसों से बंद पड़ा था। लोग उसे खाली घर कहते थे, पर गांव के बच्चों में उसकी अलग पहचान थी। वे वहां खेलने से डरते थे और बड़े लोग वहां से जल्दी निकल जाते थे, क्योंकि कहा जाता था कि उस घर की खिड़कियां रात में खुद ब खुद खुलती हैं। अर्जुन ने अपने पिता से फिर पूछने की कोशिश की, लेकिन गंगाराम तब तक सो चुके थे। उनकी सांसें भारी थीं और चेहरा थका हुआ। अर्जुन ने उन्हें जगाने की हिम्मत नहीं की। उसने बस कागज समेटे, एक छोटी टॉर्च ली और धीरे से घर से बाहर निकल गया। अब उसका मन डर से ज्यादा बेचैन था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अगर उसने आज रात कुछ नहीं देखा तो कोई और बच्चा गायब हो सकता है। गांव की गलियां रात में बिल्कुल अलग लगती थीं। दिन में जहां बच्चे दौड़ते थे, औरतें पानी भरती थीं, बुजुर्ग चौपाल पर बैठे रहते थे, वहां अब सब कुछ मरा हुआ सा था। घरों के दरवाजे बंद थे, कहीं से खाना पकने की हल्की खुशबू नहीं आ रही थी, बस सूखी मिट्टी की गंध थी और दूर कहीं से आती किसी कुत्ते की धीमी कराह। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी नीचे रखी और रास्ता पकड़ लिया। पूर्वी छोर का घर गांव से थोड़ी दूरी पर था। उसके पास एक पुराना नीम का पेड़ था और ठीक पीछे सूखा कुआं। वो घर बाहर से टूटा हुआ था, छत का एक हिस्सा गिर चुका था, दीवारों पर काई जमी थी और दरवाजा आधा उखड़ा हुआ था। लेकिन अजीब बात यह थी कि घर के सामने की मिट्टी पर ताजा पैरों के निशान थे, छोटे पैरों के, जैसे कोई बच्चा कुछ देर पहले ही वहां आया हो। अर्जुन ने टॉर्च तेज की। निशान घर के अंदर की तरफ जा रहे थे। उसने एक पल रुका, फिर धीरे से अंदर कदम रखा। अंदर घुप अंधेरा था। हवा इतनी ठंडी थी कि जैसे किसी बंद तहखाने में खड़ा हो। दीवारों पर पुरानी दरारें थीं और एक कोने में टूटी खाट पड़ी थी। दूसरी तरफ मिट्टी का चूल्हा जिस पर धूल जमी थी। लेकिन घर खाली नहीं लगा। वो जगह किसी की मौजूदगी से भारी लग रही थी। अर्जुन ने आवाज लगाई, कोई है? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन पीछे वाले कमरे से एक हल्की सी खड़खड़ाहट हुई, जैसे कोई बच्चा किसी लकड़ी को छूकर हटा रहा हो। अर्जुन का दिल तेज धड़कने लगा। उसने टॉर्च उस तरफ घुमाई, लेकिन वहां सिर्फ बंद कमरा था।
जिसके दरवाजे पर पुरानी लोहे की कुंडी लगी थी। कुंडी जंग खाई हुई थी, फिर भी जैसे हाल ही में छुई गई हो वो आगे बढ़ा और जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा उसे अंदर से किसी के रोने की बहुत हल्की आवाज सुनाई दी, बिल्कुल धीमी, जैसे कोई बच्चा रोते रोते अपनी सांस बचा रहा हो। अर्जुन ने झट से दरवाजा धकेला, लेकिन कुंडी बंद थी। उसने दूसरी तरफ देखा और दीवार पर एक छोटा सा छेद मिला। शायद कोई पुराना वेंटिलेशन होगा। वो झुका, अंदर झांका और उसकी सांस अटक गई। कमरे में एक बच्चा बैठा था, नंदिनी नहीं, कोई और, लगभग 7 साल का लड़का। चेहरा धूल से सना हुआ, आंखें लाल, और उसके हाथ पैर रस्सी से बंधे हुए नहीं थे, बल्कि किसी कपड़े से कसकर लपेटे गए थे। वो देखकर भी कुछ बोल नहीं पा रहा था, जैसे उसकी आवाज कहीं खो गई हो। अर्जुन ने तुरंत दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तभी बाहर से तेज हवा चली और घर की पुरानी खिड़कियां एक साथ चर्र चर्र करती खुल गईं, जैसे किसी ने उन्हें हाथ से धक्का दिया हो। अर्जुन ने टॉर्च नीचे रखी और पूरी ताकत से दरवाजे को कंधा मारा। दूसरी बार में कुंडी टूट गई। दरवाजा खुलते ही अंदर से सड़ी हुई लकड़ी और नमी की तेज गंध आई। लड़का कांप रहा था। अर्जुन ने तुरंत उसकी रस्सी खोली और उसे गोद में उठाकर बाहर लाने लगा, लेकिन लड़के ने इशारे से पीछे की ओर देखा, जैसे वो किसी और से डर रहा हो। अर्जुन ने पलट कर देखा। कमरे के कोने में एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा था, जिस पर धूल नहीं थी, जैसे उसे अभी अभी साफ किया गया हो, और उसके ढक्कन पर लाल रंग से कुछ लिखा हुआ था। लिखा था, जो बोलेगा वो अगला। अर्जुन ने यह पढ़ा और उसके शरीर में जैसे आग सी दौड़ गई। वो समझ गया कि यह किसी पागल आदमी की हरकत नहीं, बल्कि बहुत सोची समझी बात है। उसने लड़के को उठाया और बाहर निकलने लगा, लेकिन तभी उस घर के बाहर किसी के कदमों की आवाज आई। आयरा सेटा टारे का तो है कह रहा, फिर 3, जैसे कई लोग चुपचाप घेर रहे हों। अर्जुन रुका, टॉर्च बाहर घुमाई और सामने की झाड़ियों के पास 3 परछाइयां दिखीं। उनके चेहरे नहीं दिख रहे थे, बस कंधे और लंबी छायाएं। अर्जुन ने लड़के को अपने पीछे किया और जोर से बोला, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, बस एक बूढ़ी खांसी जैसी आवाज आई। फिर एक और आवाज से, इस आवाज, वो बच्चा तुम्हारा नहीं है, छोड़ दो। अर्जुन ने पहचानने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में साफ कुछ नहीं दिखा। फिर अचानक सामने वाली परछाई आगे आई और टॉर्च की रोशनी में रामधन चौधरी का चेहरा उभर आया। लेकिन वो अकेले नहीं थे। उनके पीछे गांव के 2 और आदमी थे, एक दर्जी हरिराम और दूसरा मंदिर का पुजारी हरनारायण। तीनों के चेहरे पर डर और गुस्सा दोनों थे। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, आप लोग यहां क्या कर रहे हैं? रामधन ने गहरी सांस ली। हम तुम्हें रोकने आए हैं, क्योंकि तुम वो दरवाजा खोल चुके हो जिसे खुलना नहीं चाहिए था। अर्जुन ने तन से कहा, तो मान लीजिए बच्चा यहां था, यह सब सच है। हरिराम ने आंखें नीचे कर लीं, पुजारी ने हाथ जोड़ लिए और रामधन बोला, सच का एक हिस्सा सच है, पूरा नहीं। अर्जुन ने लड़के को और कसकर पकड़ा। पूरा सच अभी बताइए, वरना मैं पुलिस को बुलाऊंगा। इस पर रामधन की आंखें कठोर हो गईं। पुलिस को बुलाकर क्या करोगे? यहां पुलिस भी वही सुनती है जो हम सुनते हैं, और हम भी वही सुनते हैं जो पुराने लोग कहते आए हैं। अर्जुन गुस्से में था, लेकिन उसकी नजर लड़के के चेहरे पर थी, जो अब भी कांप रहा था। उसने पूछा, इस बच्चे को कौन लाया यहां? हरनारायण की आवाज बहुत धीमी थी। हम नहीं, वो खुद आएगा या उसे कोई लाएगा। हर साल ऐसा ही होता है। अर्जुन चिल्लाया, किसने लाया? तभी घर के पीछे से एक और आवाज आई, बहुत साफ, बहुत नजदीक, मैंने। सब चौंक गए। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा और वहां एक और आदमी खड़ा था, काले कुर्ते में, लंबा दुबला चेहरा आधा अंधेरे में छिपा हुआ। अर्जुन ने उसे पहले नहीं देखा था, लेकिन उसके चेहरे में कुछ जाना पहचाना सा था, जैसे कहीं देखा हो। बहुत पहले रामधन के चेहरे का रंग उड़ गया। तुम? उस आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, 12 साल बाद भी तुम मुझे पहचान गए, ये उम्मीद नहीं थी। अर्जुन ने तुरंत पूछा,
तुम कौन हो? वो आदमी कुछ कदम आगे आया और टॉर्च की रोशनी में उसका चेहरा साफ हुआ। वही है। माथे पर पुराना घाव, आंखों में अजीब चमक और होठों पर एक सख्त सी हंसी। अर्जुन ने उसे देखते ही महसूस किया कि ये कोई बाहरी आदमी नहीं, बल्कि गांव का ही कोई पुराना हिस्सा है। कोई ऐसा जिसे सब जानते थे, लेकिन नाम लेना नहीं चाहते थे। रामधन ने दबी आवाज में कहा, इसे सब लोग मरा हुआ समझते थे। अजनबी ने हंसते हुए जवाब दिया, मरा हुआ नहीं, बस इंतजार कर रहा था। अर्जुन ने लड़के को पीछे छिपाया और बोला, तुम्हारा नाम क्या है? वो आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बहुत धीरे बोला, मेरा नाम वही है जो तुम लोग 12 साल पहले भूल गए थे। और फिर उसने एक ऐसी बात कही जिससे अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। गायब होने वाले बच्चों को मैं नहीं ले जाता, मैं उन्हें बस उस जगह तक पहुंचाता हूं जहां गांव खुद उनका हिसाब मांगता है। उसकी बात हवा में ऐसे अटक गई जैसे किसी ने अंधेरे में पत्थर फेंक दिया हो। अर्जुन कुछ पल तक समझ ही नहीं पाया कि उसने सुना क्या है। रामधन चौधरी ने लाठी जमीन पर जोर से मारी। बकवास बंद कर, अब बहुत हो गया। लेकिन उस अजनबी के चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी राहत थी, जैसे बरसों बाद उसे मौका मिल गया हो अपने बोझ को किसी और के सामने रख देने का। अर्जुन ने उस लड़के को, जो अब भी उसके पीछे सिमटा हुआ था, और कसकर पकड़ लिया। अगर तुम जानते हो तो साफ साफ बोलो, कौन सा हिसाब? किस बात का हिसाब? अजनबी ने घर के अंदर जली बुझी टॉर्च की रोशनी में अपने हाथ फैलाए। मैं यही तो बोल रहा हूं, तुम लोग सालों से जिस चीज को श्राप समझते रहे, वो श्राप नहीं था, वो एक पुरानी गलती थी। और हर साल जो बच्चा जाता है, वो गलती की याद दिलाने के लिए जाता है। पुजारी हरनारायण ने कंपाती आवाज में कहा, तुम अपना मुंह बंद रखो, वरना क्या? अजनबी ने बीच में ही काट दिया। क्या फिर किसी बच्चे को चुपचाप उठा ले जाओगे? क्या फिर गांव के लोग आंखें फेर लेंगे? क्या फिर तुम लोग मंदिर में घंटी बजाकर खुद को साफ मान लोगे? अर्जुन को पहली बार लगा कि यह आदमी पागल नहीं, बहुत गुस्से में है, और उसका गुस्सा किसी पुराने घाव से निकला है। उसने धीरे से कहा, तुम्हारा नाम बताओ। वो आदमी एक कदम और आगे आया। मेरा नाम लखन है, और मैं इसी गांव का रहने वाला हूं, उसी घर का जहां तुमने अभी अभी दरवाजा तोड़ा है। रामधन का चेहरा सख्त हो गया। तू यहां वापस आने की हिम्मत कैसे कर गया? लखन ने ठंडी हंसी हंसी। हिम्मत? मुझे तो 12 साल पहले इसी गांव ने निकाल दिया था। तब तुम सबने कहा था कि मैं झूठ बोल रहा हूं, कि मैं पागल हूं, कि मुझे बस बदला चाहिए। और अब जब सच सामने आ रहा है तो तुम लोग मुझे रोक रहे हो। अर्जुन के कान खड़े हो गए। 12 साल पहले क्या हुआ था? लखन ने एक पल के लिए आंखें बंद की, फिर बोला, तब पहला बच्चा गया था, मेरा भाई महेश, उम्र 10 साल। वो भी इसी तालाब के पास से गायब हुआ था। सबने कहा भाग गया, किसी ने कहा नदी में गिर गया, किसी ने कहा किसी ने उठा लिया। लेकिन मैं जानता था कि वो खुद नहीं गया था। मैं उसे ढूंढता रहा, और उसी खोज में मुझे इस घर के नीचे वो सुरंग मिली। अर्जुन ने चौंक कर पूछा, सुरंग? हाँ। लखन ने सिर हिलाया। इस घर के पीछे जो कुआं है, उसका एक हिस्सा नीचे पुराने तहखाने से जुड़ता है, और वो तहखाना सीधे गांव के पुराने हिस्से तक जाता है, जहां पहले वो बस्ती थी जिसे बाद में तोड़ दिया गया। वही बस्ती जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। रामधन ने तुरंत बीच में बोला, ये झूठ बोल रहा है, वहां कुछ नहीं है। लेकिन लखन ने जेब से एक पुरानी मुड़ी हुई चीज निकाली और अर्जुन की तरफ बढ़ाई। ये देखो, ये मेरे भाई की चप्पल है, जो उसी तहखाने में मिली थी, और ये उस दीवार का हिस्सा है जिस पर पुराने जमाने में कुछ लिखा था। अर्जुन ने चप्पल देखी। वो एकदम पुरानी थी, धूल में सनी, लेकिन बच्चे की ही लग रही थी। फिर लखन ने जो कागज दिया, उसमें कच्चे अक्षरों से कुछ लिखा था, आधा मिटा हुआ, पर पढ़ा जा सकता था, गांव की नींव ऊपर है और कीमत नीचे। अर्जुन का सिर घूम गया। इसका मतलब क्या है? लखन ने उसकी आंखों में देखकर कहा,
इस गांव को बसाने से पहले यहाँ एक दूसरी बस्ती थी, बहुत पुरानी। लोग उसे पास की नदी के किनारे बसाए गए थे। फिर बीमारी फैली, लोग मरने लगे। तब कुछ बड़े लोगों ने फैसला किया कि गांव को थोड़ी ऊंची जमीन पर बसाया जाएगा, जहां अब हम सब रहते हैं। लेकिन नई जमीन लेते वक्त उन्होंने पुरानी जमीन की कुछ चीजें, कुछ निशान, कुछ अस्थियां और कुछ बच्चों के खिलौने तक मिट्टी में दबा दिए, बिना पूजा, बिना दुआ, बिना कुछ। पुजारी हरनारायण बुदबुदाया, ये बातें मत छेड़। क्यों न छेड़ूं? लखन ने भड़क कर कहा। क्योंकि उन्हीं दबाई हुई चीजों के ऊपर बाद में घर बने, कुएं बने, स्कूल बना, तालाब बना, और फिर हर साल एक बच्चा गायब होने लगा। पहले भी और अब भी, जैसे पुरानी जमीन अपने हिस्से में किसी मासूम को वापस खींच लेती हो। अर्जुन अब भी पूरी बात से सहमत नहीं था, लेकिन भीतर कहीं उसे लगा कि ये कहानी बस भूत प्रेत की नहीं, किसी बहुत बड़ी लापरवाही की है। उसने कहा, अगर तुम सच बोल रहे हो तो पहले बच्चे कहाँ गए? किसी ने उन्हें कहाँ छिपाया? लखन ने दीवार की तरफ इशारा किया। इसी घर के नीचे। रामधन चिल्ला पड़े, बस बहुत हो गया। और उन्होंने अपने साथ आए दोनों आदमियों को आगे बढ़ने का इशारा किया, लेकिन अर्जुन ने तुरंत लड़के को एक तरफ किया और बीच में खड़ा हो गया। रुको, पहले मैं खुद देखूंगा। रामधन का चेहरा और सख्त हो गया। तू नहीं समझता, जो दरवाजा तू खोल रहा है उसके बाद वापसी नहीं होगी। अर्जुन ने पहली बार उनकी आंखों में साफ डर देखा, और तभी उसे विश्वास होने लगा कि यहां कुछ सचमुच छिपा है। वो घर के पीछे गया, जहां कुआं था, आधा टूटा हुआ, किनारे पर मोटी घास उगी हुई, और उसके ऊपर पुरानी रस्सी लटक रही थी। लखन उसके पीछे पीछे आया, फिर दीवार के पास झुका और एक ढीली ईंट निकाल दी। उसके पीछे छोटा सा पत्थर का गोल ढक्कन था, जैसे किसी ने जानबूझकर छुपाया हो। लखन ने कहा, ये खोलो। अर्जुन ने ढक्कन हटाया। नीचे अंधेरा था और ठंडी हवा ऊपर उठी, ऐसी हवा जिसमें मिट्टी, सीलन और पुरानी बंद जगह की गंध थी। उसने टॉर्च नीचे डाली तो पतली सी सीढ़ियां दिखाई दीं, जो नीचे एक अंधेरे रास्ते में जा रही थीं। उसका दिल तेज धड़कने लगा, क्योंकि अब उसे साफ लग रहा था कि बच्चों का गायब होना किसी इंसान की हरकत हो भी सकता है, और किसी पुरानी जगह की मजबूरी भी। लेकिन तभी पीछे से एक जोरदार आवाज आई, उसे बंद करो। अर्जुन पलटा, देखा कि पुजारी हरनारायण के हाथ में लोहे की मोटी छड़ थी, और रामधन की आंखों में अब वो चुप्पी नहीं, कुछ टूटने जैसा था। लखन ने एकदम कहा, अब भी मौका है, सच बोल दो। रामधन कुछ पल चुप रहे, फिर उनकी आवाज कांप गई। मैंने एक बार रोका था, 12 साल पहले, जब पहला बच्चा गया था, तब मैंने नीचे जाने की कोशिश की थी, लेकिन मुझे धमकाया गया। गांव के बड़े लोगों ने कहा कि अगर ये बात बाहर गई तो पूरी बस्ती उजड़ जाएगी, लोग भाग जाएंगे, जमीन बिक जाएगी और फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। मैंने डर के मारे चुप रहना सही समझा। अर्जुन ने अविश्वास से देखा, तो आप जानते थे? रामधन की आंखों में पानी आ गया। हाँ, और मैं हर साल उस बच्चे के चेहरे में अपने पाप का चेहरा देखता रहा। लखन ने सख्त आवाज में कहा, तो अब देर मत करो, नीचे जो है उसे सबको दिखाओ। अर्जुन ने एक कदम सीढ़ियों की तरफ बढ़ाया, लेकिन उसी पल ऊपर की खिड़की से तेज हवा आई और घर के अंदर रखी पुरानी लकड़ी की कुर्सी अपने आप गिर गई। फिर दूसरे कमरे से एक बच्चे की बहुत हल्की आवाज आई, अर्जुन भैया। अर्जुन का खून जम गया। वो आवाज नंदिनी की थी। वो तुरंत कमरे की ओर दौड़ा, सब उसके पीछे आए। अंदर पहुंचते ही उसे वही बच्चा मिला जिसे उसने अभी बाहर निकाला था, पर वो अब रो नहीं रहा था। वो सामने की दीवार की तरफ देख रहा था और उसकी उंगली किसी जगह की तरफ इशारा कर रही थी। अर्जुन ने उस तरफ देखा। वहां दीवार पर पुराने चूने के नीचे कुछ नक्काशी थी, कुछ आकृतियां, और बीच में एक नाम, आधा घिसा हुआ, लेकिन फिर भी पढ़ा जा सकता था। महेश। लखन की सांस टूट गई। यही था मेरा भाई, अर्जुन ने धीरे से पूछा। और नंदिनी?
तभी कमरे के दूसरे कोने से एक और हल्की खड़खड़ाहट हुई, जैसे कोई छोटी चीज छुपकर सरक रही हो। सबके सिर एक साथ उधर मुड़ गए और वहां अंधेरे में एक छोटी सी परछाई दिखी, जो किसी बच्चे की नहीं बल्कि किसी और छोटी चीज जैसी थी। और उसी के साथ नीचे के रास्ते से एक गहरी भारी मानव जैसी आवाज ऊपर आई, अब ऊपर मत आना। अर्जुन ने टॉर्च नीचे की तरफ घुमाई और जो उसने सीढ़ियों के नीचे देखा उससे उसके पैरों की ताकत जैसे खत्म हो गई। वहां कोई खाली तहखाना नहीं था, बल्कि एक लंबा कमरा था। दीवारों में पुरानी ईंटें, जमीन पर मिट्टी और बीच में रखे कई छोटे छोटे खिलौने, पुराने कपड़े और बच्चों के जूते, जैसे सालों से यहाँ किसी ने छोटे बच्चों की चीजें जमा की हों। और सबसे पीछे दीवार से सटी एक आकृति बैठी थी, जो इंसान की तरह थी, लेकिन बहुत कमजोर, बहुत झुकी हुई। और उसके सामने रखे दीपक की लौ में उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, कौन हो तुम? नीचे से जवाब आया, मैं वही हूं जिसे तुम लोगों ने मिट्टी में दबा दिया था। और उसी क्षण नंदिनी की बहुत हल्की चीख ऊपर आई, जैसे वो अब भी कहीं पास में हो। और अर्जुन समझ गया कि असली लड़ाई अभी शुरू हुई है। उसने बिना सोचे सीढ़ियों की तरफ एक कदम रखा ही था कि रामधन ने उसका हाथ पकड़ लिया। अकेले मत जा। उनकी आवाज पहली बार इतनी टूटी हुई थी कि अर्जुन चौंक गया। लखन पहले ही नीचे झुकने लगा था, लेकिन पुजारी हरनारायण ने छड़ उठाकर रास्ता रोक दिया। नीचे जाना ठीक नहीं, जो है उसे सोने दो। अर्जुन ने गुस्से में उसका हाथ हटाया। सोने दो? ऊपर बच्ची की आवाज आ रही है और तुम कह रहे हो सोने दो? हरनारायण की आंखों में कुछ पल के लिए डर चमका। फिर वो बोला, तुम नहीं जानते वहां क्या है तो बताओ। अर्जुन ने दांत भींचकर कहा, अब और छिपाने की जरूरत नहीं है। नीचे से फिर वही भारी आवाज आई, अगर सच जानना है तो नीचे आओ। इस बार आवाज इंसानी थी, लेकिन उसमें ऐसी थकान थी जैसे बरसों से बंद अंधेरे में कोई जिंदा रहकर भी जिया न हो। अर्जुन ने टॉर्च सीधी की और एक और कदम नीचे रखा। लखन तुरंत उसके पीछे उतर गया। रामधन भी कुछ सोचकर नीचे आए, लेकिन पुजारी वहीं ऊपर ठिठक गया, जैसे उसके पैर वहीं जड़ हो गए हों। सीढ़ियां बहुत पुरानी थीं, हर कदम पर मिट्टी झरती और दीवारें इतनी पास थीं कि कंधे रगड़ते हुए उतरना पड़ रहा था। नीचे पहुंचते ही एक बड़ा कमरा खुल गया। हवा सड़ी हुई थी, लेकिन उसमें धुएं की हल्की गंध भी थी, जैसे यहां कभी दिया जलता रहा हो। अर्जुन की टॉर्च की रोशनी दीवारों पर गई और उसने देखा छोटे छोटे हाथों के निशान, कहीं स्याह कोयले से बने हुए, कहीं मिट्टी से, जैसे बहुत सारे बच्चों ने कभी उन दीवारों को छुआ हो। बीच में पुराना लकड़ी का एक पलंग था, जिस पर फटे पुराने कपड़े पड़े थे। पास में टूटे खिलौने, एक लकड़ी की गेंद, एक पतंग का आधा डंडा, एक छोटी सी गुड़िया और एक किनारे पर मिट्टी से ढका लोहे का संदूक, जिसे देखकर अर्जुन का दिल और तेज धड़कने लगा, क्योंकि ये सब किसी छुपी हुई जगह के नहीं, बल्कि किसी कैद खाने के सामान जैसे लग रहे थे। कमरे के सबसे पीछे दीवार के सहारे एक आदमी बैठा था, बहुत दुबला, बाल लंबे, दाढ़ी बिखरी हुई, आंखें लाल और शरीर पर पुरानी फटी हुई धोती। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन चेहरा अजीब तरह से शांत था। अर्जुन ने टॉर्च उस पर रोकी और बोला, तुम कौन हो? आदमी ने धीरे से आंखें उठाईं। मेरा नाम वीरेंद्र है। लखन ने तुरंत फुसफुसाकर कहा, इसे मैं जानता हूं। वीरेंद्र ने लखन की तरफ देखा। तू भी आया आखिर? लखन ने गुस्से में कहा, तुमने मेरा भाई कहां रखा? वीरेंद्र के चेहरे पर दर्द की रेखा उभरी। तुम्हारा भाई यहां नहीं था, वो तो बहुत पहले ऊपर जा चुका था। लेकिन उसके बाद जो हुआ वही सबको रोकता रहा। अर्जुन ने बीच में पूछा, कौन रोकता रहा और बच्चों को कौन ले जा रहा था? वीरेंद्र ने एक गहरी सांस ली। कोई ले नहीं जा रहा था, बच्चे खुद खींचते चले आते थे, क्योंकि गांव की जमीन में जो दफन था वो उन्हें बुलाता था और मैं बस उन्हें यहां लाकर संभालता था। रामधन के मुंह से घबराई हुई आवाज निकली, तू झूठ बोल रहा है।
मैं झूठ बोलूं तो क्या मिलेगा? वीरेंद्र ने थकी हुई हंसी हंसी। तुम सबने ही मुझे यहां छोड़ा था जब मैं जवान था। जब इस गांव में पहली बार एक बच्चा गायब हुआ तब मैं ही नीचे आया था। नीचे इस जगह को देखा था और ऊपर जाकर सच बताने की कोशिश की थी। मगर तुम लोगों ने क्या किया? मुझे पागल कहा, चोर कहा, और फिर जब एक और बच्चा गया तब तुमने मुझे यहीं बंद कर दिया ताकि मैं किसी को कुछ न बता सकूं। अर्जुन ने धीमे स्वर में पूछा। तुम इतने सालों से यहीं हो? वीरेंद्र ने सिर हिलाया। हाँ, मैं ऊपर नहीं गया क्योंकि ऊपर वाले मुझे मार डालते और नीचे जो था वो मुझे जिंदा छोड़ता नहीं। बस यहाँ एक तरह से सजा मिली। मैं देखता रहा, सुनता रहा और हर साल किसी नए बच्चे को आते देखा। लखन ने झट से कहा। तो फिर ये बच्चे कहाँ जाते थे? वीरेंद्र ने दीवार की तरफ इशारा किया। उस छेद के पीछे। टॉर्च की रोशनी घुमाकर अर्जुन ने दीवार में एक काला संकरा छेद देखा जो पहले नजर नहीं आया था। वो एक और सुरंग जैसी जगह थी, बहुत छोटी, जैसे कोई आदमी झुककर अंदर जा सके। अर्जुन धीरे से पास गया और देखा कि उसके पास मिट्टी में कुछ नए निशान हैं, छोटे पैरों के। ये साफ था कि कोई हाल ही में वहां गया था। अचानक ऊपर से किसी के कदमों की तेज आवाज आई और फिर पुजारी हरनारायण की घबराई हुई चीख सुनाई दी। वो आ रहा है, जल्दी ऊपर आओ। रामधन ने एकदम ऊपर देखा। कौन आ रहा है? वीरेंद्र के चेहरे पर डर पहली बार उभरा। अब तक जो सबसे पीछे छुपा रहा वही। अर्जुन ने झुंझलाकर पूछा। सीधा बोलो। वीरेंद्र ने कांपती आवाज में कहा। गांव का पुराना मुखिया शंकर प्रसाद, जिसे तुम सब मर चुका समझते हो। इस नाम के साथ कमरे की हवा जैसे और भारी हो गई। रामधन ने एकदम पीछे कदम लिया। लखन ने भौहें सिकोड़ लीं। अर्जुन को बस एक धुंधली पुरानी याद आई। बचपन में कोई बहुत बूढ़ा आदमी, सफेद धोती, सख्त आंखें, जो गांव के फैसले करता था और जिसकी बात के खिलाफ कोई नहीं बोलता था। वीरेंद्र ने जल्दी से कहा। वही था जिसने यह सब शुरू किया। गांव को बसाने के वक्त पुरानी जमीन से जो चीजें हटाईं वो पूरी तरह हटाई नहीं गईं। कुछ अस्थियां, कुछ खिलौने, कुछ पूजा की चीजें सब मिट्टी में दबा दी गईं। और बाद में जब बच्चे गायब होने लगे तो शंकर प्रसाद ने कहा, यह कीमत है, इसे किसी को मत बताना वरना गांव खत्म हो जाएगा। अर्जुन को अचानक सब साफ साफ पागलपन नहीं बल्कि एक लंबी मिलीभगत लगने लगी। तो तुम सबने बच्चों को बचाया क्यों नहीं? लखन की आंखें भर आईं। हमने कोशिश की थी हर साल, लेकिन हर बार कोई ना कोई टूट जाता था, कोई डर जाता था, कोई चुप करा दिया जाता था और फिर किसी और के घर से बच्चा चला जाता। तभी ऊपर से एक जोर की आवाज आई, जैसे किसी ने लोहे की छड़ दरवाजे पर मारी हो। फिर एक और भारी आवाज, नीचे जो भी है उसे अभी बाहर लाओ। अर्जुन ने टॉर्च ऊपर की ओर की, लेकिन ऊपर की सीढ़ियों पर अब कोई नहीं था। फिर भी वो आवाज आती रही जैसे कोई दरवाजे के पीछे खड़ा हो। वीरेंद्र एकदम कांप उठा। वो आ गया। रामधन ने घबराकर पूछा। कौन? वीरेंद्र ने धीमे कहा। शंकर प्रसाद नहीं, उसका बेटा। अर्जुन ने सर उठाकर पूछा। उसका बेटा? हाँ, वीरेंद्र बोला। शंकर के मरने के बाद सबको लगा कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन उसका बेटा जो शहर में रहा वह हर साल चुपचाप यहाँ आता था और इसी तहखाने में घुसकर देखता था कि पुराने निशान सुरक्षित हैं या नहीं। वो बच्चों को यहाँ नहीं लाता था बल्कि ऊपर वाले गांव को डराए रखने के लिए इस जगह को जिंदा रखता था। लखन ने गुस्से से मुक्का दीवार पर मारा। तो असल गुनहगार ऊपर था। वीरेंद्र ने सिर हिलाया। और हमेशा ऊपर ही रहेगा जब तक तुम लोग खुद नीचे का सच बाहर नहीं लाओगे। अर्जुन को समझ आने लगा कि यह सिर्फ एक जगह का भूत नहीं, पूरी बस्ती का अपराध है। उसने कहा, नंदिनी कहाँ है? वीरेंद्र ने छेद की तरफ देखा। अगर वो आवाज आई थी तो शायद वो वहीं चली गई होगी। कहां? अर्जुन लगभग चिल्लाया। पुरानी बस्ती की तरफ। वीरेंद्र ने कहा,
वो सुरंग वहां तक जाती है, लेकिन ये रास्ता बहुत तंग है, सिर्फ बच्चा ही जा सकता है। लखन तुरंत झुका। मैं जाऊंगा। अर्जुन ने उसे रोका। नहीं, अगर कोई फंसा है तो पहले मैं। ऊपर से फिर से आवाज आई और इस बार साफ थी, अर्जुन, नीचे मत जाओ। अर्जुन ने चौंक कर ऊपर देखा। आवाज पुजारी हर नारायण की थी, लेकिन उसमें ऐसी घबराहट थी जैसे वो किसी के दबाव में बोल रहा हो। फिर एक और दूसरी आवाज आई, बहुत ठंडी, उसे बोलने दो। उसने पहले भी रोका था, तब भी बचाने में नाकाम रहा। रामधन का चेहरा सफेद पड़ गया। ये कौन है? वीरेंद्र ने कांपती उंगली से ऊपर की ओर इशारा किया। वो आदमी जो ऊपर खड़ा है, वो शंकर प्रसाद का बेटा ही नहीं, वो इस गांव का नया मालिक भी है। अर्जुन ने फैसला कर लिया, अब बस मैं ऊपर जाऊंगा, नंदिनी को भी ढूंढूंगा और जो सच है उसे सबके सामने रखूंगा। वो छेद की तरफ बढ़ा, लेकिन उसी पल दीवार के पीछे से एक बहुत छोटा हाथ बाहर निकला और किसी ने धीमे से उसकी बांह पकड़ ली। अर्जुन चौंक कर मुड़ा। वहां एक छोटा बच्चा खड़ा था, चेहरा धूल से भरा, आंखें डर से फैली हुई और होंठ कांप रहे थे। वो वही लड़का था जिसे अर्जुन ने अभी बाहर निकाला था, लेकिन वो कब पीछे आया किसी को पता नहीं चला। लड़के ने कांपते हुए कहा, दीदी अभी अंदर है। अर्जुन ने उसका चेहरा पकड़कर पूछा, कौन सी दीदी? लड़के ने बस एक शब्द कहा, नंदिनी। फिर उसने दीवार के उस पतले छेद की तरफ इशारा किया और उसी छेद से नंदिनी की लाल चूड़ी फिर से चमकी, जैसे वो सचमुच अंदर ही कहीं बहुत करीब हो। अर्जुन ने बिना समय गंवाए घुटनों के बल बैठकर उस सुरंग में झांका और उसे दूर, बहुत दूर एक छोटी सी रोशनी दिखी और उसी रोशनी के पास किसी के धीरे धीरे सांस लेने की आवाज आई, जैसे कोई बच्चा अंधेरे में अब भी जिंदा हुआ। अर्जुन ने दांत भींचे, टॉर्च मुंह में दबाई और उस तंग सुरंग में हाथ डालकर आगे बढ़ा, जबकि पीछे ऊपर से दरवाजा जोर से धड़ाका और किसी ने पूरी ताकत से चिल्लाया, अगर तुमने एक कदम और लिया तो गांव का आखिरी सच भी मर जाएगा। अर्जुन की उंगलियां टॉर्च के आसपास कस गईं। नीचे से आती उस आवाज ने जैसे पूरे तहखाने की हवा को और भारी कर दिया। वो एक पल के लिए रुका, लेकिन फिर उसके पीछे नंदिनी की धुंधली सी सांस की आवाज आई और उसी ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। उसने झुककर उस तंग सुरंग में अपना एक हाथ डाला, फिर कंधा, फिर सिर। सुरंग इतनी छोटी थी कि मिट्टी उसकी पीठ से रगड़ रही थी और हर हरकत पर धूल झड़ती हुई उसके मुंह में जा रही थी। पीछे से लखन की आवाज आई, अर्जुन, संभल कर। लेकिन अर्जुन अब रुक नहीं सकता था। उसके सामने बस एक ही चीज थी, नंदिनी। उस सुरंग के अंदर अंधेरा गहरा था, लेकिन कुछ ही कदमों बाद एक पतली रोशनी दिखने लगी और रोशनी के साथ एक और चीज, बच्चों के धीरे धीरे चलने की आवाज, जैसे कई छोटे पैर मिट्टी पर खुरदुरे निशान बना रहे हों। अर्जुन ने टॉर्च आगे की और उसकी रोशनी में दीवार पर पुराने हाथों से खरोंचे गए निशान दिखे, कुछ नाम, कुछ तारीखें और कुछ ऐसे शब्द जो अधूरे थे, जैसे किसी ने भागते भागते लिखे हों। वो आगे बढ़ा। तभी उसकी टॉर्च की रोशनी में एक पुराना कपड़ा दिखा, वही लाल रंग की चुनरी जैसी चीज जिसे उसने नंदिनी की मां के हाथ पर देखा था। अर्जुन ने झट से उसे उठाया और उसी पल कहीं आगे से छोटी सी सिसकी सुनाई दी। भैया, उसने तुरंत जवाब दिया। नंदिनी। आवाज दूसरी तरफ से आई, बहुत कमजोर। इधर। अर्जुन ने एक छोटा सा मोड़ लिया और सामने एक और खुला हिस्सा मिला। यह सुरंग का हिस्सा नहीं, बल्कि एक पुराना कमरा था, जिसके ऊपर से धूप नहीं, बस ऊपर से मिट्टी की पतली परत से छनकर आती बेहद कम रोशनी थी। कमरे के कोने में नंदिनी बैठी थी। उसके हाथ खाली थे, चेहरा धूल से सना हुआ, लेकिन वो जिंदा थी। अर्जुन ने एकदम दौड़कर उसे गोद में उठा लिया और उस वक्त उसे लगा जैसे उसकी सांस वापस आ गई हो। नंदिनी ने रोते हुए कहा, मैं घर जाना चाहती थी,
लेकिन कोई बोल रहा था, इधर आओ, इधर आओ। अर्जुन ने जल्दी से उसके बालों से मिट्टी झाड़ी। अब सब ठीक है, मैं हूं ना। लेकिन ठीक उसी वक्त कमरे के दूसरे कोने में एक हल्की सरसराहट हुई, जैसे कोई बहुत पतला इंसान या बच्चा दीवार से सटकर खड़ा हो। अर्जुन ने टॉर्च घुमाई और उसे एक और बच्चा दिखा, लगभग 10 साल का, चेहरा सूखा हुआ, आंखों में डर और शरीर पर एक पुरानी सफेद कमीज। वो बच्चा कुछ नहीं बोला, बस दीवार की तरफ इशारा करता रहा। अर्जुन ने पूछा, तुम कौन हो? बच्चे ने कांपती आवाज में कहा, मुझे यहां बहुत दिन हो गए। अर्जुन को समझ नहीं आया, तुम कौन हो? बच्चे ने फिर कहा, मैं महेश हूं। अर्जुन के हाथ से टॉर्च थोड़ी सी डगमगा गई। लखन की आवाज पीछे से आई, महेश। और उसमें ऐसा झटका था जैसे किसी पुराने जख्म को फिर से छू लिया गया हो। महेश की आंखें नम थीं। मुझे ऊपर ले जाओ। अर्जुन ने तुरंत सोचा कि यह कोई मरीचिका नहीं हो सकती, लेकिन बच्चा उसके सामने था, असली, ठोस, कांपता हुआ। उसने नंदिनी को एक हाथ से संभाला और दूसरे हाथ से महेश की तरफ बढ़ा। तभी कमरे की पीछे वाली दीवार से फिर वही भारी आवाज आई, उसे मत छूना। इस बार अर्जुन ने साफ देखा। वहां अंधेरे में एक आदमी खड़ा था, लंबा, चौड़े कंधे, चेहरे पर पुरानी उम्र का असर और आंखों में कड़वाहट। वही ऊपर वाला आदमी, शंकर प्रसाद का बेटा। उसके हाथ में लोहे की छड़ थी और उसके पीछे 2 और आदमी थे, जिनके चेहरे अर्जुन ने गांव में कई बार देखे थे, पर नाम नहीं जानता था। वो आदमी आगे आया। बहुत दिन से इस जगह की परतें खुलने का इंतजार था। तुमने गलती कर दी। अर्जुन ने नंदिनी को पीछे किया। तुम कौन हो? वो हंसा। सवाल मत करो। अगर गांव बचा रहना है तो उस बच्चे को छोड़ दो और ऊपर लौट जाओ, जाओ। लखन भी पीछे से आ पहुंचा। तू कौन होता है फैसला करने वाला? आदमी की आंखों में गुस्सा चमक उठा। मैं वही हूं जिसने इस गांव को 12 साल से संभाल कर रखा है। अर्जुन ने तंज कसते हुए कहा, बच्चे गायब करके संभाला है। उस आदमी ने छड़ जमीन पर मारी। बादशाह अब वे गायब नहीं होते, बेकवसा होते। वे चामाडेर, वे अपने हिस्से की जगह देने आते हैं। यह सुनकर महेश सिसक पड़ा। नंदिनी अर्जुन के कंधे से चिपक गई और उस अंधेरे कमरे में एक अजीब सी घुटन फैल गई, जैसे कोई बहुत पुरानी, बहुत गंदी बात हवा में घुल गई हो। अर्जुन ने गुस्से से पूछा, किस जगह की बात कर रहे हो? आदमी ने दीवार की तरफ इशारा किया। इस गांव की नींव की, नीचे दबे लोगों की, उन हड्डियों की जिनके ऊपर तुम सबने अपने घर खड़े कर दिए। शंकर प्रसाद ने जो कहा वो झूठ नहीं था, बस आधा सच था। बाकी आधा तुम जैसे लोग समझना ही नहीं चाहते थे। अर्जुन एक पल को रुका। तो बताओ पूरा सच। आदमी ने गहरी सांस ली। पुरानी बस्ती को हटाते वक्त कई लोग मारे गए थे, कुछ बच्चे भी, और उस वक्त डर के मारे गांव के बड़े लोगों ने सब दबा दिया। फिर बाद में जब इस जमीन पर घर बने तो जिनकी आत्माएं दबी थीं वो किसी न किसी रूप में वापस मांगने लगी। और फिर शंकर प्रसाद ने एक उपाय निकाला, हर साल एक बच्चा, ताकि बाकी गांव बचा रहे। अर्जुन को लगा जैसे उसके दिमाग में हथौड़ा पड़ा हो। और तुमने इसे मान लिया। आदमी की आंखें कठोर हो गईं। मैंने नहीं, मेरे पिता ने, और उसके बाद मैं। क्योंकि जब पहली बार मैंने रोकने की कोशिश की तब मेरे घर को आग लगाई गई, मेरी बहन बीमार पड़ी, मेरी माँ मर गई, और फिर मुझे समझाया गया कि ये गांव जिंदा रखना है तो कीमत देनी होगी। लखन गुस्से में चिल्लाया, झूठ, सब झूठ, तुम बस डर के कारण कायर बने रहे। आदमी ने पलटकर कहा, हाँ, डर के कारण, और तुम भी तो यही कर रहे थे। सालों तक बाहर रहकर लौटकर भी चुप रहे, तुमने भी अपना भाई छोड़ दिया। ये सुनते ही लखन जैसे टूट गया। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, लेकिन अर्जुन ने उसे रोका, क्योंकि अभी लड़ाई से ज्यादा जरूरी नंदिनी और महेश को ऊपर ले जाना था। उसने धीरे से कहा, बहस बाद में,
पहले इन बच्चों को बाहर निकालो। लेकिन उस आदमी ने तुरंत छड़ उठाई। कोई बाहर नहीं जाएगा। अर्जुन ने पहली बार देखा कि उसके पीछे खड़े दोनों आदमी दरअसल सिर्फ साथ नहीं थे, बल्कि किसी तरह के दबाव में थे। एक के हाथ कांप रहे थे, दूसरा नीचे देखने लगा। अर्जुन ने मौका पकड़कर नंदिनी को लखन की तरफ धकेला और महेश को खुद संभालते हुए सुरंग की ओर बढ़ा। तभी पीछे से जोरदार धक्का लगा। अर्जुन दीवार से टकराया। टॉर्च गिर गई और पूरा कमरा कुछ सेकंड के लिए अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में आवाजें टकराने लगीं। किसी ने गाली दी, कोई गिरा, बच्चे रोने लगे और ऊपर से मिट्टी झरने लगी। अर्जुन ने हाथों से टॉर्च टटोली, उसे उठाया, लेकिन तब तक एक और आवाज आई, बहुत करीब। अर्जुन, पीछे मत देखना। यह आवाज महेश की थी, लेकिन वो कमरे के दूसरी तरफ होना चाहिए था। अर्जुन ने मुड़कर देखा ही था कि दीवार के पास एक छोटा सा दरवाजा खुल गया, जो पहले नजर नहीं आया था। उसमें से ठंडी हवा आई और उसी के साथ किसी और की गंध, पुराने धुएं की, भीगी मिट्टी की और बहुत पुराने कपड़ों की। लखन ने चीख कर कहा, वहां मत जाओ। पर अर्जुन ने देखा कि उस छोटे दरवाजे के पीछे एक और जगह है और उसमें कुछ चमक रहा है। शायद लोहे का, शायद कोई ताला, शायद कोई पुराना संदूक। उसने नंदिनी को लखन के पास ठेला और खुद उस दरवाजे की ओर बढ़ा। वो एक संकरी कोठरी थी जिसमें दीवारों पर बहुत सारे नाम लिखे थे, कुछ बच्चे, कुछ बड़े, और बीच में एक बड़ा नाम, शंकर प्रसाद। उस नाम के नीचे एक और छोटी लाइन थी, अगर कोई बच्चा ऊपर गया तो हमारी चोरी खुल जाएगी। अर्जुन ने यह पढ़ा और समझ गया कि यह सिर्फ श्राप की कहानी नहीं, खुली हुई चोरी और हत्याओं का रजिस्टर था। तभी उसके पीछे कदमों की आवाज आई। वो आदमी फिर लौट आया था और इस बार उसके हाथ में छड़ नहीं, बल्कि एक जंग लगा हुआ चाबियों का गुच्छा था। उसने ठंडे स्वर में कहा, अब बहुत देख लिया, अब लौटो। अर्जुन ने पलटकर पूछा, क्या छुपा रहे हो? उस आदमी ने दीवार की तरफ देखा। वो सब कुछ जो गांव के नाम पर लिया गया, जमीन, घर और जिंदगी। अर्जुन ने उसकी आंखों में सीधे देखा और नंदिनी। उसके चेहरे पर एक हल्का सा टूटना आया। फिर उसने बहुत धीमे कहा, नंदिनी उस कमरे में नहीं मिली थी, वो खुद यहां आई थी, क्योंकि उसे किसी ने नीचे बुलाया था और वो कोई भी हो सकता है। अर्जुन ने तुरंत पूछा, कौन? आदमी ने उसके पीछे देखा, वही जिसने तुम्हें यहां तक पहुंचाया। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा और वहां लखन खड़ा था। उसका चेहरा सफेद था और आंखों में ऐसी बेचैनी थी जैसे वो कोई सच छुपा रहा हो। अर्जुन एकदम समझ नहीं पाया। लखन। लखन ने होंठ भींचे। मैंने बच्ची को नहीं बुलाया। लेकिन उस आदमी ने हंसते हुए कहा, नहीं, तुमने तो बहुत पहले ही बुलाना शुरू कर दिया था, जब तुम गांव छोड़कर गए, जब तुमने किसी को सच नहीं बताया, जब तुमने अपने भाई को छोड़ दिया, तब से यह सब चलता रहा। अर्जुन ने अब लखन को भी शक से देखा। तुमने क्या किया? लखन के चेहरे पर दर्द उतर आया। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन मैं जानता था कि हर साल यहां कुछ होता है और मैंने कभी सही से लौटकर सबके सामने बात नहीं की, क्योंकि मुझे लगा अगर मैं आया तो मेरा अपना सच भी खुलेगा। उस आदमी ने बीच में कहा, बस यही है, सबका डर, सबका दोष और सबकी चुप्पी। तभी ऊपर से एक तेज झटका लगा, जैसे किसी ने तहखाने का ढक्कन हिला दिया हो। मिट्टी के छोटे छोटे कण गिरने लगे। नंदिनी घबरा गई। महेश ने अर्जुन की बांह पकड़ ली और अर्जुन को पहली बार समझ आया कि अगर अभी बाहर नहीं निकले तो यह जगह सचमुच सबको दफन कर सकती है। उसने महेश को गोद में उठाया, नंदिनी का हाथ पकड़ा और लखन से चिल्लाकर कहा, अब बहस बंद, रास्ता दिखाओ। लखन ने सिर हिलाया और पुराने कमरे के एक कोने की ओर दौड़ा। वहां एक लकड़ी का पैनल था जिसे उसने दबाया और उसके पीछे एक और सीढ़ी निकली, ऊपर की तरफ जाती हुई। अर्जुन और बच्चे उसके पीछे भागे। पीछे से उस आदमी की आवाज आई,
अगर तुम बाहर गए तो गांव जल जाएगा। अर्जुन बिना रुके चिल्लाया। तो जले। वो चारों लगभग भागते हुए ऊपर पहुंचे, लेकिन सीढ़ियों के आखिरी मोड़ पर ही अर्जुन को एक चीज दिखाई दी। दीवार में फंसा एक पुराना कपड़ा। उस पर नंदिनी के नाम का कच्चा सा अक्षर बना था और उसी के नीचे एक तारीख जो पिछले साल की थी। इसका मतलब था कि नंदिनी अकेली नहीं थी और यह तहखाना सिर्फ एक जगह नहीं, एक चुपचाप चलती हुई मशीन था। ऊपर पहुंचते ही उनके सामने रात का अंधेरा नहीं, बल्कि आंगन की हल्की उजली रोशनी थी और वहां रामधन, पुजारी हरनारायण और दो पुलिस वाले खड़े थे, जिनमें से एक के हाथ में बंदूक थी। अर्जुन ने हैरानी से पूछा, पुलिस यहां कैसे आई? रामधन की आवाज कांप रही थी। मैंने बुलाया था, पुजारी ने तुरंत कहा। अब सब खत्म कर दो, बच्चों को ऊपर रखो। लेकिन पुलिस वाले एक दूसरे की तरफ देखने लगे, जैसे उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा हो। तभी पीछे से वो आदमी भी ऊपर आ गया और उसने आते ही कहा, इन बच्चों को अगर तुमने गांव से बाहर निकाला तो एक नाम और मरेगा। अर्जुन ने गुस्से में उससे पूछा, किस नाम की बात कर रहे हो? आदमी ने एकदम शांत स्वर में कहा, तुम्हारे पिता के नाम की। यह सुनकर अर्जुन के शरीर में झटका लगा और पहली बार उसे अपने घर, अपने पिता और उस पन्ने की याद आई जिस पर लिखा था, खाली घर, पुराना कुआं, बच्चा और नाम मत बोलना। उसे लगा कि उसके पिता इस सब में सिर्फ गवाह नहीं थे, शायद किसी पुराने सच के हिस्सेदार भी थे। और तभी उसने देखा, गंगाराम चौधरी आंगन के कोने में खड़े थे। उनकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरा ऐसा था जैसे उन्होंने बहुत देर बाद किसी भयानक सच का इंतजार किया हो। गंगाराम ने धीरे से कहा, अर्जुन, अब वो बात सुन जो मैंने तुझसे कभी नहीं कही। गंगाराम की आवाज इतनी धीमी थी कि रात की हवा में भी मुश्किल से सुनाई दी, लेकिन अर्जुन के लिए वही आवाज जैसे किसी भारी दरवाजे के खुलने जैसी थी। वो एक पल के लिए रुका। उसके हाथ में नंदिनी का हाथ था, दूसरे हाथ में महेश की छोटी उंगलियां और सामने आंगन में खड़े लोग, पुलिस वाले, रामधन, पुजारी, तहखाने से निकला वो आदमी, सब एक ही जगह जमा थे। जैसे सालों से दबा हुआ पूरा सच अब एक साथ सांस लेने लगा हो। गंगाराम ने आगे बढ़ते हुए कहा, यह गांव मैंने बस नहीं देखा, मैंने इसे बनते भी देखा है। और जिस दिन यह बसाया गया था, उसी दिन पहली गलती हो गई थी। अर्जुन ने कांपती आवाज में पूछा, कौन सी गलती? गंगाराम ने दूर पुराने कुएं की तरफ देखा। पुरानी बस्ती को हटाते वक्त जो लोग ऊपर लाए गए थे, उनको पूरी तरह सम्मान नहीं मिला। कुछ घरों को बिना पूजा तोड़ दिया गया, कुछ बच्चों की चीजें मिट्टी में दफना दी गईं, और फिर गांव के बड़े लोग बोला करते थे कि अब सब ठीक है। लेकिन एक बुजुर्ग औरत ने उसी समय कह दिया था, जिसकी जगह छीनी जाएगी वो किसी न किसी से कीमत लेगा। अर्जुन चुप रहा। उसने अपने पिता के चेहरे पर कभी इतनी थकान नहीं देखी थी। गंगाराम की आंखें भीग गई थीं और वो बोला, उस दिन के बाद से गांव में जो भी अजीब हुआ, उसे लोगों ने डर का नाम दे दिया। पर असल में वो डर नहीं, सबूत था कि हमने गलत किया है। पहली बार जो बच्चा गया वो संयोग नहीं था, उसके बाद भी नहीं, क्योंकि गांव के भीतर कुछ लोग थे जो इस सच को छुपाना चाहते थे, और उन्हीं में शंकर प्रसाद भी था। वो आदमी जो अब तक चुप खड़ा था, अचानक ताना मारकर हंसा। अब बहुत देर हो चुकी है। बूढ़े, सबके सामने क्या नाटक कर रहे हो? गंगाराम ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। नाटक नहीं, अब सच। पुलिस वाले एक दूसरे को देखने लगे, लेकिन उनके चेहरे से साफ था कि उन्हें भी आधी कहानी ही बताई गई थी। अर्जुन ने गुस्से में पूछा, तो नंदिनी और महेश कहां से मिले? और यह तहखाना किसने बनाया? गंगाराम ने धीरे से जवाब दिया, यह तहखाना शंकर प्रसाद ने बनवाया था, बाहर वालों को डराने के लिए नहीं, बल्कि गांव के अंदर की सच्चाई को बंद रखने के लिए। जब पहली बार बच्चे गायब होने लगे
तब उसने कहा, अगर नीचे से कोई रास्ता निकाला जाए तो शायद लोग अंदर की आवाजें सुनेंगे। इसलिए उसने नीचे छुपने की जगह बनाई और फिर हर साल किसी न किसी को वहां रखा गया, ताकि गांव के कुछ लोग ये मानते रहें कि सब कुछ किसी पुराने श्राप के कारण है, जबकि असल में ये सब इंसानों की बनाई हुई कैद थी। अर्जुन को जैसे किसी ने सिर पर हथौड़ा मार दिया हो, तो इतने सालों तक बच्चे उसी वजह से गायब होते रहे। गंगाराम ने सिर हिलाया। हाँ, कुछ बच्चे रास्ता भटक कर नीचे तक आ जाते थे, कुछ को डराकर वहीं रखा जाता था और कुछ को जानबूझकर चुप कराया जाता था ताकि कोई बाहर न जा सके, और जो भी शक करे उसे पागल कहा जाए। रामधन ने कांपती आवाज में बीच में कहा, मैंने रोकने की कोशिश की थी। गंगाराम ने उसकी तरफ देखा, लेकिन चुप भी रहे। रामधन की आंखें नीचे झुक गईं। पुजारी हर नारायण का चेहरा पीला पड़ गया और वो अचानक बोला, मैंने बस मंदिर की इज्जत बचाने के लिए चुप रहा, अर्जुन ने सख्ती से कहा। और बच्चों की? हरनारायण कोई जवाब नहीं दे पाया। उसी समय पुलिस वाले में से एक ने अपने वॉकी टॉकी में कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ खरखराहट आई, जैसे सिग्नल बंद हो या किसी ने जानबूझकर रोक दिया हो। वो आदमी जो खुद को गांव का रखवाला समझ रहा था आगे बढ़ा और बोला, अब चाहे जो कर लो, ये गांव बचेगा, क्योंकि इस जमीन को जो भी छुएगा वही खत्म होगा। गंगाराम ने पहली बार तेज आवाज में कहा, नहीं, अब खत्म तुम्हारी झूठ की दीवार होगी। उन्होंने अपने कोट की जेब से एक पुरानी चाबी निकाली जो जंग लगी थी और उसे अर्जुन की तरफ बढ़ाया। यह चाबी शंकर के पुराने कमरे की है, वही कमरा जो कुएं के पास खाली मकान में था। वहां एक संदूक रखा है और उसमें वही कागज हैं जिनसे सब शुरू हुआ था। अर्जुन ने चाबी ली, लेकिन उसका मन नंदिनी और महेश से हट नहीं रहा था। नंदिनी अब भी डरी हुई थी। महेश चुप था, जैसे उसने बहुत कुछ देख लिया हो। अर्जुन ने पूछा, तुम लोग इतने सालों तक क्यों चुप रहे? गंगाराम ने उत्तर दिया, क्योंकि हमने गलती से मान लिया था कि चुप्पी से गांव बच जाएगा, लेकिन चुप्पी ने बच्चों को खा लिया। फिर उन्होंने नंदिनी की तरफ देखा और बहुत प्यार से कहा, बेटिया, अब डर मत, तू जो देखी है वो सच है और सच को अब ऊपर लाना ही पड़ेगा। अर्जुन ने पुलिस वाले से कहा, इन दोनों बच्चों को तुरंत सुरक्षित जगह ले जाओ। पुलिस वाला हिचकिचाया, लेकिन दूसरे ने आगे बढ़कर नंदिनी और महेश को अपने पास लिया। तब तक तहखाने वाला आदमी अचानक चिल्लाया, उन्हें कहीं नहीं ले जाओगे। और उसने भागकर झाड़ियों की तरफ से एक मोटा डंडा उठाया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ करता, लखन ने आगे आकर उसका हाथ पकड़ लिया। दोनों में धक्का मुक्की हुई और उसी धक्का में वह आदमी गिरकर कुएं की मुंडेर से टकराया। उसकी छड़ दूर जा गिरी। वह दर्द से कराहने लगा, लेकिन फिर भी वो चिल्लाया, अगर सच बाहर गया तो मेरा नाम भी जाएगा और तुम्हारे सबके नाम भी। गंगाराम ने गहरी सांस ली। नाम जाना चाहिए, तभी हिसाब शुरू होगा। अर्जुन ने पहली बार अपने पिता को इतने दृढ़ स्वर में देखा। उसने पूछा, तो अब क्या करना है? गंगाराम ने इशारा किया, उस पुराने घर में जाना होगा, संदूक खोलना होगा और जो कागज हैं उन्हें सबके सामने रखना होगा। तभी पता चलेगा कि कौन कौन इसमें शामिल था और किसने बच्चों को चुप कराने के लिए झूठ की फसल बोई थी। वो सब एक साथ पुराने घर की तरफ बढ़े। बारिश अभी नहीं थी, लेकिन हवा में बादलों की नमी आ गई थी। नीम के पत्ते भीगने से पहले ही भारी लग रहे थे। घर के बाहर खड़े होते ही अर्जुन को अंदर से एक सड़ी हुई लकड़ी की बदबू आई, जैसे अंदर बरसों से बंद हवा कैद हो। वो आगे बढ़ा, चाबी से दरवाजा खोला और अंदर घुप अंधेरा मिला। टॉर्च की रोशनी में दीवारें, टूटी खिड़कियां और बीच में एक पुराना संदूक दिखा। उसी संदूक पर लाल धागा बंधा था। गंगाराम ने कांपते हाथों से उसे खोला और अंदर से कई कागज, एक पुरानी डायरी, एक नक्शा और कुछ तस्वीरें निकलीं। तस्वीरों में गांव के पुराने लोग थे, शंकर प्रसाद,
रामधन, पुजारी हरनारायण का जवान चेहरा और उसके साथ कुछ और लोग जिनके नाम अब तक किसी ने नहीं बोले थे। अर्जुन की आंखें डायरी पर अटक गईं। उसने पन्ने पलटे और पहली ही लाइन पढ़कर ठिठक गया। अगर ये लिखा जा रहा है तो समझो कि हम सच को दबा नहीं पाए। गंगाराम की आवाज भारी थी। इसी डायरी में सब नाम है, किसने क्या किया, किसने किसे चुप कराया और किस बच्चे को कब नीचे भेजा गया। उस आदमी ने, जो अभी तक पीछा करता आया था, गुस्से में कहा, यह झूठ है, यह सब मनगढ़ंत है। गंगाराम ने बिना डरे कहा, तो फिर बैठ और पढ़। अर्जुन ने कागजों को जल्दी से देखा। उनमें अलग अलग सालों के नोट थे, पुराने मरम्मत के बिल, तहखाने की खुदाई के कागज और एक बहुत जरूरी पन्ना जिस पर लिखा था, बच्चों को नीचे रखने का काम अब रोका जाए वरना बात खुल जाएगी। और उस पर शंकर प्रसाद के दस्तखत थे। साथ में एक और नाम जो अर्जुन ने उम्मीद नहीं की थी। उसके पिता का उसके हाथ रुक गए। बाबूजी, आपका नाम यहां क्यों है? गंगाराम की आंखें बंद हो गईं, क्योंकि एक बार मैंने दस्तखत किए थे। उस दिन मैंने सोचा था कि बस निरीक्षण के लिए हैं, तहखाने के लिए नहीं। बाद में समझ आया कि मैं भी धोखे में था, लेकिन उसी एक दस्तखत ने मुझे सालों तक बांध दिया। अर्जुन ने धीमे लेकिन सख्त स्वर में कहा, मतलब आप भी शामिल थे? गंगाराम ने सिर झुका लिया। मैं जानबूझकर नहीं, लेकिन हां, मेरी भी गलती है और अब मैं भाग नहीं रहा। यह सुनकर अर्जुन का मन टूट भी गया और साफ भी हो गया। उसके अपने पिता भी इस कहानी से बाहर नहीं थे। वही पिता जिनकी चुप्पी उसे हमेशा सामान्य लगी थी। वही पिता जिनके कागजों में सच दबा रहा। लेकिन अब वक्त था कि सब कुछ सामने आए। उसने डायरी का आखिरी पन्ना खोला। वहां एक अलग तरह की लिखावट थी, बहुत जल्दी में, और एक ही लाइन बार बार काटी गई थी। आखिर में बचा हुआ वाक्य पढ़ा जा सकता था, नंदिनी अकेली नहीं आई थी, उसे यहां किसी ने भेजा था और वो नाम नीचे लिखा है। अर्जुन की सांस रुक गई। कौन? गंगाराम ने अपने कांपते हाथ से पन्ना पलटा और नीचे लिखा नाम सबने देखा। उस पर लिखा था लखन। इस नाम के साथ पूरे घर में सन्नाटा छा गया। लखन की आंखें फैल गईं। नहीं, अर्जुन ने उसे घूर कर देखा। तुम? लखन ने हकलाते हुए कहा। मैंने नहीं, मैं तो बस छिपी हुई चीजें ढूंढ रहा था। गंगाराम ने तुरंत आगे कहा, लखन, तू उस रात इसी गांव लौटा था। तूने तहखाने के रास्ते देखे थे और तूने ही किसी को बताया था कि पुराने घर में बच्चे की आवाज आती है। उस बात के बाद ही लोग वहां पहुंचे थे। लखन की आंखें भर आईं। मैंने बस महेश को ढूंढा था। मैं किसी बच्चे को वहां भेजना नहीं चाहता था। मैं सिर्फ यह जानना चाहता था कि मेरा भाई मरा या जिंदा। अर्जुन ने धीमे कहा, तो नंदिनी ने तुम्हारा नाम क्यों लिया होगा? लखन चुप रहा। उसकी चुप्पी अपने आप सब कुछ कह रही थी। अर्जुन को लगा कि अब भरोसा किसी पर नहीं बचा, लेकिन अभी भी एक काम बाकी था। बच्चों को सुरक्षित करना, कागज बाहर निकालना और गांव के सामने सच रखना। गंगाराम ने बाहर की ओर इशारा किया। सुबह होने से पहले सबको चौपाल पर इकट्ठा करना होगा। वहीं डायरी पढ़ी जाएगी, वहीं नाम लिए जाएंगे और वहीं सबके सामने तय होगा कि कौन चुप था और कौन गुनहगार। अर्जुन ने नंदिनी का हाथ पकड़ा। महेश भी अब उसके पास था और उसने पहली बार राहत महसूस की। लेकिन उसी समय उसे अंदाजा नहीं था कि असली खेल अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि जैसे ही वे बाहर निकले, गांव के दूसरे छोर से एक लंबी तेज चीख सुनाई दी और उसके साथ ही आग की हल्की रोशनी आकाश में चमकी, जैसे किसी ने किसी घर को जला दिया हो। और उसी दिशा में भागते हुए लोगों की आवाजें आने लगीं। हवेली में आग लग गई, हवेली में आग लग गई। अर्जुन ने नजर उठाई और दूर पुराने महलनुमा घर से उठता धुआं देखा। उसका दिल फिर से बैठ गया, क्योंकि अगर हवेली जल रही थी तो उसमें रखा बाकी सच भी जल सकता था।
और तब यह गांव फिर से अंधेरे में धकेल दिया जाएगा। वो बिना एक पल गवाए दौड़ा। नंदिनी उसका हाथ पकड़े थी। महेश पीछे पीछे था। लखन और गंगाराम भी उसके साथ भागे। पीछे गांव वाले चिल्ला रहे थे, कोई बाल्टी लाओ, कोई पानी लाओ, कोई बच्चों को बाहर निकालो। हवा में अब जलती हुई लकड़ी की गंध फैल चुकी थी और आसमान पर धुएं की काली लकीर उठ रही थी। अर्जुन के पैरों के नीचे मिट्टी फिसल रही थी, लेकिन वो रुक नहीं सकता था, क्योंकि अगर डायरी और कागज जल गए तो सच फिर सालों के लिए दफन हो जाएगा। हवेली के पास पहुंचते ही उन्होंने देखा, पीछे वाले कमरे से आग की लपटें उठ रही थी, खिड़कियां चमक रही थी और अंदर से किसी के खांसने की आवाज आ रही थी। अर्जुन ने दरवाजा खोला। अंदर घना धुआं था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं और बीच में वही संदूक था जिसे वे अभी अभी लेकर आए थे। गंगाराम चिल्लाए, डायरी बचाओ। अर्जुन ने अपना दुपट्टा मुंह पर बांधा, आगे झुककर संदूक तक पहुंचा और एक एक कागज उठा लिया। उसी वक्त किसी ने पीछे से उसे धक्का दिया। वो लड़खड़ाया, मुड़कर देखा तो शंकर प्रसाद का बेटा खड़ा था। चेहरे पर आग की रोशनी पड़ रही थी और उसकी आंखों में अब डर नहीं, बस पागलपन था। उसने चीख कर कहा, सब कुछ खत्म कर दो, ये गांव मेरी विरासत है। लखन ने आगे बढ़कर कहा, विरासत नहीं, जुर्म। उस आदमी ने दीवार से लगी पुरानी पेटी उठा ली और जोर से फेंकी। पेटी फट गई। उसके भीतर से कुछ और कागज बाहर बिखर गए, लेकिन गंगाराम ने तुरंत उन्हें उठाकर अपनी छाती से लगा लिया। नहीं, अब नहीं। अर्जुन ने पहली बार अपने पिता को इतना टूटते हुए देखा और उसी पल समझ गया कि गंगाराम ने सालों तक जो बोझ उठाया वो किसी डर से नहीं, बल्कि अपराध बोध से था। धुआं और तेज हो गया। छत की लकड़ियां चटकने लगी। नंदिनी रोने लगी। महेश ने अर्जुन की बाह पकड़ ली और तभी बाहर से पुलिस वाले दौड़ते हुए आए। उनके साथ गांव के कुछ और लोग भी थे। बाल्टियां, मिट्टी, गीले बोरे, सब कुछ साथ लेकर एक पुलिस वाले ने अंदर झांक कर चिल्लाया, सब बाहर निकलो। अर्जुन ने नंदिनी और महेश को आगे धकेला, लेकिन तभी शंकर प्रसाद का बेटा आग के बीच में खड़ा होकर हंस पड़ा। तुम लोग सोचते हो सच बाहर ले जाओगे, लेकिन सच तो गांव के साथ ही जलेगा। गंगाराम ने कांपते हाथों से डायरी खोली और वहीं आग की रोशनी में उसका आखिरी पन्ना देखा। फिर उन्होंने भारी आवाज में कहा, नहीं, आज सच जलेगा नहीं, आज सच पढ़ा जाएगा। वो बाहर आंगन में निकल आए और चौपाल की तरफ भागे। गांव वाले पहले ही जमा होने लगे थे। हवा में धुआं था, डर था और एक अजीब बेचैनी थी। चौपाल पर एक पुराना बल्ब जल रहा था। नीचे खाट बिछाई गई और लोग मौन खड़े थे। गंगाराम ने डायरी बीच में रख दी और सबको देखने लगे। आज से कोई बच्चा नहीं जाएगा, आज से कोई नाम नहीं छुपेगा और आज से ये गांव अपने गुनाह से नहीं भागेगा। एक बूढ़ी औरत जो सालों से चुप थी आगे आई और रोते हुए बोली, मैंने भी देखा था, उस साल मेरा बेटा गायब हुआ था और मुझे कहा गया था कि चुप रहूं। फिर एक दूसरा आदमी बोला, मुझे भी धमकाया गया था। फिर कोई और, फिर कोई और। धीरे धीरे कई आवाजें खुलने लगी, जैसे दबे हुए सच की गांठ खुल रही हो। अर्जुन को पहली बार लगा कि गांव सिर्फ डर से नहीं, चुप लोगों से भी बना था और अब वही चुप लोग बोलने लगे थे। गंगाराम ने डायरी का पहला पन्ना खोला और पढ़ना शुरू किया। उसमें शंकर प्रसाद, मंदिर के पुराने पुजारी, तहसील के 2 कर्मचारियों और गांव के कुछ बड़े लोगों के नाम थे। लिखा था कि किसने किसे चुप कराया, किसने किस जमीन को कागजों में बदला, किसने बच्चों को नीचे छुपाने के लिए रास्ता बनाया और किसने हर साल डर को परंपरा का नाम देकर जिंदा रखा। हर नाम पढ़ते ही भीड़ में कोई ना कोई सिर झुका रहा था, कोई रो रहा था, कोई गुस्से में कांप रहा था। लखन ने आगे आकर कहा, महेश की तलाश में मैं लौटा था, लेकिन यहां आकर समझा कि मेरा भाई सिर्फ एक बच्चा नहीं था, वो इस झूठ का पहला निशाना था। फिर उसने महेश को अपने पास बुलाया और महेश की आंखों में आंसू भर आए। तुम मरे नहीं थे। लखन ने उसके सिर पर हाथ रखा। नहीं, मैं छूट गया था, बस लौटने की हिम्मत नहीं थी। तभी पुलिस वाले ने शंकर प्रसाद के बेटे को पकड़ लिया। वो झटका खाने की तरह छटपटाया। छोड़ो, तुम नहीं समझते। अर्जुन ने उसकी ओर देखते हुए कहा, समझना अब बंद, अब सुनना शुरू करो। उसने सभी कागज पुलिस के हाथ में दे दिए और गांव के सामने साफ कहा, अब ये सिर्फ एक बच्चा गायब होने की कहानी नहीं, ये उन बच्चों की कहानी है जिनके नाम मिटा दिए गए, उन घरों की कहानी है जिनके अंदर डर बोया गया और उन लोगों की कहानी है जिन्होंने अपना फर्ज नहीं निभाया। नंदिनी अपने माँ के पास दौड़ी। शांति देवी ने उसे गले लगा लिया और ऐसा रोई जैसे अब सांस ले पा रही हो। पूरे चौपाल में सन्नाटा था। फिर रोने की आवाजें,
फिर कुछ गुस्से भरे सवाल, फिर बस थकी हुई चुप्पी जो कई सालों बाद आई थी। उस रात पुलिस ने तहखाने को सील कर दिया। पुराने घर की खुदाई शुरू हुई और अगले 3 दिन तक उसमें से बहुत सी पुरानी चीजें निकली। बच्चों के खिलौने, कपड़े, टूटे कंगन और कुछ हड्डियां भी, जो उन लोगों की थीं जिनका नाम अब तक कोई नहीं लेना चाहता था। गांव के बाहर से पत्रकार आए, अधिकारी आए, पोस्टमार्टम हुआ, पुराने रिकॉर्ड खुले और धीरे धीरे पूरी कहानी सामने आने लगी। गंगाराम ने अपने बयान में सब मान लिया, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो आखिरी आदमी नहीं थे। उनसे पहले और भी लोग थे और जिन्होंने सच दबाया वे सब अब नामजद होंगे। पुजारी हरनारायण ने भी आखिरकार अपनी चुप्पी तोड़ी और बताया कि कैसे मंदिर के नाम पर लोगों को डरा कर रखा गया, कैसे हर साल एक बच्चा गायब होने पर गांव के बड़े लोग मिलकर नया बहाना गढ़ते और कैसे श्राप का नाम लेकर अपराध छुपाया जाता रहा। लखन ने पुलिस को वो पुराना रास्ता दिखाया जहां से बच्चे तहखाने के करीब पहुंचे थे और वहीं से महेश की गवाही ने बाकी सारी बातें जोड़ दी। महेश ने बताया कि उसे एक बूढ़े आदमी ने नीचे लाकर रखा था, लेकिन उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाया गया, बस डराया गया और कहा गया कि ऊपर मत जाना क्योंकि ऊपर वाले उसे भूल चुके हैं। यह सुनकर सबको और दर्द हुआ, क्योंकि इसका मतलब था कि बच्चे सिर्फ गायब नहीं हुए, उन्हें जिंदा डर में रखा गया। कुछ हफ्तों बाद गांव में पहली बार खुली पंचायत हुई। पुरानी जमीन की फिर से नापजोक शुरू हुई और उस जगह पर जहां कभी तहखाना था वहां एक छोटा सा स्मारक बनाने का फैसला लिया गया, जिसमें उन सभी बच्चों के नाम लिखे जाएंगे जो सालों में गायब हुए, ताकि गांव उन्हें फिर कभी भूल न सके। अर्जुन ने खुद उस स्मारक की लिखावट का काम देखा और नंदिनी की मां ने उसमें सबसे ऊपर लिखा, भूलना भी गुनाह है। लखन ने आखिरकार अपने भाई महेश को साथ लेकर गांव छोड़ने का मन नहीं बनाया, क्योंकि अब उसे भागना नहीं था बल्कि वहीं रुककर सच के साथ जीना था। गंगाराम को अदालत में पेश किया गया, लेकिन उनकी उम्र, सहयोग और खुद सामने आकर सच कहने की वजह से सजा के साथ जिम्मेदारी भी तय हुई। अर्जुन ने उनके खिलाफ गवाही नहीं छुपाई, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि प्यार का मतलब अपराध को ढकना नहीं बल्कि उसे रोकना होता है। समय के साथ गांव का डर थोड़ा कम हुआ, लेकिन पूरी तरह गया नहीं, क्योंकि ऐसी जगहों पर घाव जल्दी नहीं भरते। फिर भी सुबह के समय बच्चे अब तालाब के पास बेझिझक नहीं, लेकिन डरते हुए कम जाने लगे। स्कूल में नए मास्टर आए। चौपाल पर रात में अब लंबी चुप्पी नहीं बल्कि लोग खुलकर बातें करने लगे। और सबसे बड़ा बदलाव यह था कि जब कोई बच्चा देर तक बाहर रुक जाता तो लोग उसे डराने की जगह ढूंढने निकलते। अर्जुन ने गांव में रहना जारी रखा। उसने पुरानी हवेली के सामने एक छोटा पुस्तकालय बनवाया, जहां गांव का सच, पुरानी तस्वीरें और उन बच्चों की यादें संभाली गईं। नंदिनी अक्सर वहां आती और महेश भी। अब वो दोनों वापस हंसने लगे थे, लेकिन कभी कभी शाम को जब हवा पुरानी हवेली के पास से गुजरती तो अर्जुन को लगता जैसे उस जगह से कोई आवाज नहीं, बस राहत निकल रही है। 1 साल बाद आषाढ़ की वही बारिश फिर आई, लेकिन इस बार किसी घर से बच्चा गायब नहीं हुआ। गांव के लोग चौपाल पर इकट्ठा हुए, उन्होंने दिए जलाए और स्मारक पर चुपचाप खड़े रहकर उन नामों को पढ़ा जो बरसों तक मिटाए गए थे। अर्जुन ने आसमान की तरफ देखा, न कोई डर, न कोई भागना, बस एक लंबी गहरी सांस। और उस शाम पहली बार हरिहरपुर में किसी बच्चे की हंसी बिना रुके, बिना डर के दूर तक सुनाई दी। अगर यह शांत और भावनाओं से भरी कहानी आपको पसंद आई हो तो अब अपनी आंखें बंद कीजिए, आराम से सो जाइए और मीठे सपनों की दुनिया में खो जाइए। शुभ रात्रि।